Hello, hello, hello. Welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we have a very pertinent topic. बहुत लंबे समय से टॉपिक न्यूज़ में है. इसकी जो डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छे खासे से हो रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ये लद्दाख की जो डिमांड है वो क्या है, तो स्टेटहुड की क्या डिमांड है. हमने देखा है कि जब 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर को मतलब आपको उस स्टेटहुड को जब घटाया जा रहा था, तो हम लोग क्या देखते थे, जो अर्स्टवल जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के दो इंडियन टेरिटरी बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. अब लद्दाख के जो लोग हैं, दे आर सेइंग दैट वी कम फ्रॉम tribal communities, we have our own indigenous language, culture, identity, and we want to preserve it under the 6th schedule of the Indian Constitution. जो कि 6th schedule की अगर हम बात करें, मौजूदा वक्त में सिर्फ 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 6th schedule अप्लाई होता है. ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 4 स्टेट कहाँ कैसे मतलब कौन कौन सा है. तो ये पूरा डिमांड क्या है, इसके पीछे की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, क्या पॉसिबल है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें हम लोग इस टॉपिक पे समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले, आई एम नजरुल इस्लाम वेलकमिंग यू टू दिस सेशन. तो न्यूज़ में क्यों है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख observed a shutdown over demands for statehood and constitutional protection under the 6th schedule. तो बोले कि हमें क्या चाहिए, 6th schedule के अंदर हमें क्या चाहिए, स्टेटहुड चाहिए, और जब तक नहीं दिया जाएगा तो वी विल indefinitely प्रोटेस्ट फॉर इट. तो इन लोगों ने स्टेट लेवल पे क्या किया है, इन लोगों ने मतलब बंद को ऑब्ज़र्व किया है. अब अगर देखेंगे तो जो अर्स्टवल JNK था उसको तोड़ के क्या किया, ये जो आप देख सकते हैं, ये इतना इलाका इसको JNK में आता है. ठीक है, ये JNK में आता है. तो ये जो देख सकते हैं, ये हो गया आपका JNK का जो यूनियन टेरिटरी है. बाकी जो देख सकते हैं, ये येलो, ये लेह डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये जो आपका पर्पल कलर में है, ये है करगिल डिस्ट्रिक्ट में आता है. ठीक है, सो ये हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे इलाका ऐसा है पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके रखा है, इस तरफ है कुछ इलाका है जो आपका चाइना ऑक्यूपाई करके रखा है. तो बहरहाल तो यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, दे आर ऑफ तिब्बतन ओरिजिन. कुछ मतलब उनकी जो अगर हम रेशियल ओरिजिन की बात करें, तिब्बत के लोगों के साथ मिलते हैं. यहाँ पर काफ़ी संख्यक लोग हैं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, काफ़ी संख्यक लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट दे वांट प्रोटेक्शन अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्राइमरी डिमांड क्या है, पहली बात तो ये है कि लद्दाख पहले तो JNK का पार्ट था, फिर आर्टिकल 370 को जब हटाया गया 2019 में, तब ये बना यूनियन टेरिटरी. तब से यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस है, तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, और ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए. जो 6th शेड्यूल के अंदर जितने भी सारे हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है वो हमें भी चाहिए. ठीक है, एक तो पहला डिमांड ये है. दूसरा क्या है, प्राइमरी डिमांड की अगर हम बात करें, द टू सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस स्पीयर हेडिंग, 2 ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब इस प्रोटेस्ट को, इस तरीके की जो आपका मूवमेंट है उसको बढ़ावा दे रहा है. स्पीयर हेडिंग द मूवमेंट आर सीकिंग प्रोटेक्शंस फॉर द UT प्रीवियसली इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 370 एंड 35A. जो आर्टिकल 370 और 35A था, उसके तहत इन लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता था, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, एंड दे कुड मेंटेन देयर ऑटोनॉमी, दे कुड मेंटेन देयर स्पेशल आइडेंटिटी. बट वो क्या हुआ है, वो कहीं ना कहीं ट्रैम्पल डाउन या फिर वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गया विद द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 टू द अर्स्टवल स्टेट ऑफ JNK. ठीक है, तो स्टेटहुड की अगर हम बात करें तो लद्दाख के जो लोग हैं, दे आर सीकिंग टू एलिवेट लद्दाख फ्रॉम इट्स करंट यूनियन टेरिटरी स्टेटस टू ए फुल फ्लेजेड स्टेट. पहला डिमांड तो ये है, हमें क्या क्या फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया जाए. अभी यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में सारा का सारा जो डिसीजंस होती हैं, सारा जो कानून होता है, वो सब पार्लियामेंट की तरफ से बनाया जाता है. सो दे आर सेइंग दैट हमें क्या चाहिए, कंप्लीट स्टेटहुड चाहिए. ठीक है, स्टेटहुड चाहिए, पहली बात तो ये हो गया. एंड ग्रांटिंग इट ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स. और एक बार आपने जब स्टेट बना दिया तो फिर हमें उसके साथ साथ कह दीजिए, गिव अस प्रोटेक्शन और सेफगार्ड्स अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो लैंड राइट्स है, ये तमाम चीज़ें जो इंडिजीनियस लोग, वहाँ के जो आपका जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, उन लोगों की जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उनके लैंड राइट्स है, दोज थिंग्स कैन बी प्रोटेक्टेड.
तीसरा क्या है, रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स। जो हमारे जो यूथ हैं, लद्दाख के जो लोग हैं, उन लोगों को हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना ज़रूरी है। दे शुड गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द लद्दाख टेरिटरी, और इसके लिए बाहर से लोग ना आए, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, ये ट्राइबल कल्चर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, जहाँ पर भी ट्राइबल कल्चर है वहाँ की जो इंडिजीनियसिटी है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। वाई शुड नॉट वी गेट द सिमिलर ट्रीटमेंट अंडर द 6th शेड्यूल, ये उनका तीसरा डिमांड है कि हमारे यहाँ के यूथ के लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए जॉब्स में, ठीक है। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो अभी क्या हो रहा है कि जो पूरा जो लद्दाख की अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, वहाँ से शायद सिर्फ एक ही एमपी है। तो ये बोलते हैं कि प्रोपोजिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर लेह एंड कारगिल, क्योंकि दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, एटलीस्ट दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से दो, मतलब आप क्या करें, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज को कार्व आउट करें, एंड देन यू सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द कंट्री टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वेयर दे कैन वॉइस द कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, एंड दे कैन bring into the notice of larger policy making with respect to the interest of the people of Ladakh, ठीक है। तो इंडियन होम मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाया है, और ये चाहते हैं कि जो लद्दाख के जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है उन तमाम चीज़ों का क्या किया जाए, आपका स्टडी किया जाए। तो इसमें इसके लिए एक आपका कमेटी बना दिया गया है। उसके अलावा आर्टिकल 35A की अगर हम बात करें, जो पहले वहाँ पर मौजूद था और टिल 2019 ये आपका वहाँ पर था, ठीक है, एग्जिस्टेंस में था, तो अब ये नहीं है। तो आर्टिकल 35A के तहत क्या होता था, तो इट एम्पावर्ड द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंट। तो वहाँ के जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, इट कुड डिफाइन हु वुड बी ए परमानेंट रेसिडेंट एंड हु वुड नॉट, ठीक है। सो ये सारे जो पावर है वो कहीं ना कहीं वहाँ के जो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोर वेल इक्विप्ड टू डिसाइड हु इज़ द परमानेंट रेसिडेंट एंड नॉट। नाउ द इंडियन गवर्नमेंट सिटिंग इन दिल्ली विल डिसाइड दोज थिंग्स। दिस इज वेयर द पीपल ऑफ लद्दाख दे केम टुगेदर आउट ऑन द स्ट्रीट एंड दे आर डिमांडिंग फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, फुल स्टेटहुड एंड प्रोटेक्शन अंडर 6th schedule, along with reservation in jobs and creation of parliamentary separate parliamentary constituencies, okay। So ये जो डिमांड है, इस डिमांड के पीछे की जो अगर हम बात करें कि व्हाट आर द इम्पेरेटिव्स, इसके पीछे की जो इंटेंशन की अगर हम बात करें, ठीक है, उसको हम देखने की कोशिश करें। कल्चरल एंड डेमोग्राफिक डिफरेंसेस। सबसे पहली बात तो ये है कि जब यूनियन टेरिटरी का दर्जा इनको नहीं मिला था, लद्दाख JNK का पार्ट था, ये हम कई बार बोल चुके हैं इसी कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो लद्दाख के क्या है, ये बुद्धिस्ट मेजॉरिटी इलाका है, और इसके साथ साथ मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफ़ी हद तक है। लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी कहाँ पर है, JNK में मुस्लिम मेजॉरिटी है और लद्दाख में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है। ये जो डिफरेंस है, दिस ऑफ्टन ट्रांसलेट इनटू कंसर्न्स अबाउट रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो क्योंकि दो अलग अलग, एक तो हो गया आपका जो लद्दाख के रीजन में, वहाँ पर हो गया आपका बुद्धिस्ट लोगों का मेजॉरिटी, और जो JNK के रीजन में आप मान लीजिए यहाँ पर जो JNK के रीजन में मुस्लिम लोगों की मेजॉरिटी। अब जो रिसोर्सेस हैं उस इलाके में, उसका क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है JNK को ज़्यादा मिलता हो, पहले लद्दाख को नहीं मिलता था। कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए भी उतना अच्छा खासा अटेंशन मिलता था कि नहीं। तो ये सारे जगह पर क्या होता था, डिफरेंसेस इमर्ज होती थी, यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को कंसर्न्स होती थी, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर जो आपका लद्दाख के लोग हैं, दे नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, दे नीड स्पेशल केयर, दे नीड स्पेशल ऑटोनॉमी एंड पावर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओन स्पेशल थिंग्स, ओके। इसके अलावा क्या है, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस भी है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, लद्दाख क्या है, पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर है, चाइना के साथ भी बॉर्डर है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्रूशियल इलाका है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो establishing it as a union territory allowed for more direct and streamlined administration। अगर ऐसे में इस तरह के कोई बॉर्डर स्टेट को अगर मतलब बहुत ज़्यादा आप ऑटोनॉमी दे देंगे, तो क्या होगा कि जो आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है, दे माइट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दोज स्टेट्स। तो क्या होता है, जो भी हमारे देश के
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से जो सारे स्टेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया जाता है, सो दैट द यूनियन गवर्नमेंट कैन कंट्रोल दैम, यूनियन गवर्नमेंट कैन एडमिनिस्टर दैम मोर सीमलेसली, मोर इफेक्टिवली, मोर प्रोएक्टिवली, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली को क्यों इंडियन टेरिटरी घोषित किया गया, क्योंकि दिल्ली में क्या है, हमारा देश का कैपिटल है, और कैपिटल में अगर केंद्र सरकार की अगर जो वो है पकड़ है वो नहीं रहेगा, देन हाउ विल दे रन ए गवर्नमेंट, रन ए कंट्री। दैट इज़ वाई द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस दे आर केप्ट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक मकसद से इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, they are likely the government likely saw creating the union territory of Ladakh was a way to address long standing grievances। तो बहुत लंबे वक्त से जो आपका लोग हैं, जो बहुत लंबे वक्त से जो लद्दाख के लोग हैं वो कहते थे कि हमारे साथ क्या नहीं हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो कहाँ चला जाता है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिलता है, हमें साइडलाइन किया जाता है, हमारी वॉइसेस को नहीं सुना जाता है, हमारे वॉइसेस को पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाने वाला कोई है। तो ये तमाम जो कंप्लेंट है, इनकी जो तमाम जो क्वेश्चन है, ये बहुत लंबे समय से था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू एड्रेस दोस इश्यूज बाय फॉर्मुलेटिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या आर्टिकल है, क्या क्या पावर है जो गवर्नमेंट को दिया है जिसके तहत स्टेट बनाया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, जो पार्ट 1 में आता है, ठीक है, पार्ट 1 में आता है आर्टिकल 3। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में है, पार्ट 2 में 5 से लेकर 11 के बीच में है, ठीक है, जो सिटीजनशिप के साथ डील करता है। तो पार्ट 1 में आता है, तो ये क्या करता है, जो आर्टिकल 3 है, ये पार्लियामेंट को क्या करता है, अथॉरिटी देते हैं, ताकि ये क्या कर पाए, एक स्टेट नया स्टेट बना पाए। एक जो स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसकी जो आकार है उसका बदलना, ठीक है, ऑल्टरेशन कर सकता है। और आप कोई एक स्टेट है उसको एकदम भंग कर देना, ठीक है, उसको यूनियन टेरिटरी बना देना। ये तमाम पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला है थ्रू आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 2019 वाला जो भी इंसिडेंट आपने देखा है, इट वाज ऑल विद इन द पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे ही आर्टिकल 370 को हटाया गया तो बहुत सारे लोगों ने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये जो रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 था, इट वाज एरोनियस। लेकिन अगर आप आर्टिकल 3 की जो बात है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये पूरा तरीके से पार्लियामेंट को पावर देते हैं। दे कैन फॉर्मुलेट ए स्टेट, दे कैन ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ ए स्टेट, और दे कैन डिसोल्यूट ए स्टेट ऑल्सो। ओके, तो इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स को लेकर पार्लियामेंट जो है आपका जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके जो टेरिटरीज उसको अलग कर सकता है, या फिर दो स्टेट की जो टेरिटरीज उसको मार्ज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव को मार्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है, और कंबाइनिंग एनी यूनियन टेरिटरी विथ एनी पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये इस तरीके की जो पावर है ये पार्लियामेंट को दिया गया है। उसके साथ साथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन स्टेट एरिया, जो जब भी ऐसा लगेगा कि स्ट्रेटेजिक नीड है या फिर कोई देश की सेफ्टी या फिर नेशनल इंटरेस्ट की ही बात करें, तो वैसे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर सरकार को लगे कि सम स्टेट या फिर कोई भी स्टेट की जो एरिया है इट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड, इट कैन डू सिमलेसली अंडर द पावर गिवन बाय आर्टिकल 3। फिर ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, जैसे मैंने आपको बताया, चेंज ऑफ स्टेट नेम, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कंडीशंस क्या है अंडर आर्टिकल 3, जो भी इस तरह के चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें, चाहे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्टेट एरिया, इन तमाम चीज़ों के लिए जो आपको लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये आप पार्लियामेंट के दोनों हाउस में किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओनली, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इस तरह की जो आपका लॉ है इसको टेबल करने के लिए यू विल हैव टू टेक द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, विदाउट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये एक कंडीशन है जो कि फुलफिल करना पड़ेगा। तो 2019 में जब ये हुआ था, जब स्टेट को मतलब स्टेटहुड को हटाया जा रहा था,
आर्टिकल 370 के थ्रू जो स्पेशल स्टेटस मिला था उसको जब हटाया जा रहा था, उस टाइम वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ था। इट मीन्स जो वहाँ के लेजिस्लेचर का जो रोल प्ले कर रहा था, इट वॉज बीइंग प्लेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। और उस टाइम मतलब जो वहाँ के जो आपका गवर्नर है, गवर्नर को क्या चाहिए था, मतलब उन्होंने इस आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जो लॉ लाया गया था, अगर हम होम मिनिस्टर की बात करें, दे टूक परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टेबल द बिल इन द पार्लियामेंट ऑन 5 अगस्त 2019। सो दिस इज़ हाउ इट वॉज डन थ्रू ऑल लीगल मीन्स। जो भी चीज़ें इस सब जुडिस था कुछ दिन पहले तक, लेकिन फिर पार्लियामेंट ने क्या बोला कि जो भी रिवोकेशन था इट वॉज ऑल लीगल। सो एडिशनल अगर हम बात करें कि जो लेजिस्लेचर का जो रोल है, इट वाज बीइंग प्लेड बाय गवर्नर, में मिस्टेकनली पार्लियामेंट बोल दिया। कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस भी हैं जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है? पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू फॉर्म न्यू स्टेट्स इंक्लूड्स द एबिलिटी टू क्रिएट ए न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एक नया स्टेट क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक नया यूनियन टेरिटरी भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। पार्लियामेंट इज़ नॉट ऑब्लिगेटेड टू एडहेयर टू द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपने देखा होगा जब 2014 में जब तेलंगाना को बनाया जा रहा था, ठीक है, तेलंगाना को बनाया जा रहा था, एक स्पेशल बिल जो है उस टाइम की जो आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेचर के पास भेजा गया कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस प्रपोजल ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट। तो आंध्र प्रदेश के जो लेजिस्लेचर है दे आउटराइटली मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो प्रेसिडेंट ने बोला ठीक है, ये मेरा जिम्मेदारी था आपसे ओपिनियन देना, लेकिन जो आपका ओपिनियन है इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन मी, ठीक है। तो ये क्या है कि जो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ने गो अहेड दे दिया, दैट बिल वाज इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, और फिर हम लोग क्या देखते हैं, न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज फॉर्म्ड। तो क्या करते हैं, स्टेट से ओपिनियन लिया जाता है, बट दैट ओपिनियन इज नॉट मैंडेटरी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर यूनियन टेरिटरीज नो रेफरेंस नीड्स टू बी मेड टू द कंसर्न्ड लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट कैन टेक एनी एक्शन इट डीम्स अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी क्रिएट करने के लिए किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन टेक, क्योंकि यूनियन टेरिटरी, यूनियन वो यूनियन के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। सो यूनियन कैन टेक ऑल काइंड्स ऑफ नेसेसरी इनिशिएटिव्स, ओके। देयरफॉर इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अगर आर्टिकल 1 की जो वो है लैंग्वेज है, अगर वो आप देखेंगे, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो 6th शेड्यूल क्या है, ये एक ज़रूरी है ये भी जानना। सो 6th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो लद्दाख की जो पूरी जो डिमांड है वो 6th शेड्यूल के ऊपर है। स्टेटहुड भी है, 6th शेड्यूल भी है। इट कॉन्टेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। देखिए जो 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल है ना, 5th शेड्यूल में बोलते हैं ट्राइबल एरियाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, और 6th शेड्यूल में क्या करता है, अदर ट्राइबल एरियाज़। जो अदर ट्राइबल एरियाज़ में कौन कौन आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। इट कम्स अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एम क्या है, जो आपका ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, उनकी जो लैंड है, उनका जो रिसोर्सेस है, उनकी जो आपका जो भी मतलब कल्चर है, ठीक है, उसको प्रिजर्व या फिर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर दिया जाता है, ताकि जो नॉन ट्राइबल एंटिटी वहाँ पर जाके उन तमाम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को ख़त्म ना करे, ठीक है। इसका साथ साथ यहाँ पर एक है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजन्स। तो ट्राइबल एरियाज़ को क्या दिया जाता है, अपने स्टेट्स के अंदर उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने का पावर दिया जाता है, ठीक है। तो इन केस where different scheduled tribes inhabit an autonomous district, the governor has the authority to divide the district into autonomous regions। तो अगर आप मान लीजिए जो शेड्यूल ट्राइबल लोग हैं वो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो फिर गवर्नर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनोमस रीजन के नाम से घोषित कर देगा। द गवर्नर इज वेस्टेड विद द पावर टू ऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज एंड ऑल्टर द बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो और अगर हम डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल की बात करें, फॉर ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड कंप्राइजिंग ए मैक्सिमम ऑफ 30 मेंबर्स। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाएगा, जहाँ पर आपका कितना होगा, 30 मेंबर होगा। उसमें से जो 4 मेंबर होंगे, ठीक है, उसको नॉमिनेट किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। बाकी जो आपका 26 मेंबर है दे विल बी इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है।
Likewise, a separate regional council is established for each area designated as an autonomous region. तो ये सारे स्पेशल अटेंशन, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है एक ट्राइबल रीजन को इफ़ दे आर कैटेगराइज्ड अंडर 6th schedule of the Indian Constitution. So the Union Territory of Ladakh, the people of Union Territory of Ladakh, they want this kind of special treatment under 6th schedule, and they want that they should have their own full-fledged state with special safeguard under 6th schedule, with reservation for youths of those particular region, and also separate parliamentary constituencies for Leh and Kargil. So these are the broad themes that I want to discuss with you. So I hope I was successful in bringing the most important relevant aspects of this topic to your perspective. That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next session. Till then, have a good day.